गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अमराज क्लासेस। और आज आप करने जा रहे हैं पीवाईक्यूज प्रैक्टिस यूपी जीआईसी लेक्चरर एग्जाम के। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? सामाजिक शोध का प्रथम चरण है द फर्स्ट स्टेज ऑफ सोशल रिसर्च इज। क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका समस्या का प्रतिपादन, फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम। सेकेंड ऑप्शन है विधि का प्रयोग, यूज ऑफ मैथड। थर्ड ऑप्शन है आंकड़ों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ डेटा। और फोर्थ ऑप्शन है तथ्य संकलन, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, सामाजिक शोध में समस्या का चयन, उसका प्रतिपादन या पहचान जो है सामाजिक अनुसंधान के सफल संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। ए आइंस्टाइन और एन इनफील्ड की बात करें तो इनका कहना है कि समस्या का प्रतिपादन प्रायः इसके समाधान से अधिक आवश्यक है। तो आप कह सकते हैं कि सामाजिक शोध की प्रक्रिया का प्रथम चरण शोध समस्या के चयन अथवा निर्माण या निर्धारण तथा उसके प्रतिपादन को माना जाता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, समस्या का प्रतिपादन, फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो कोई भी सोशल रिसर्च है उसका फर्स्ट स्टेज क्या होगा? जो प्रॉब्लम है उसको फॉर्मुलेट करना, उसके बाद ही आपका नेक्स्ट प्रोसेस चलेगा। तो जैसे हम प्रोसेस की बात कर लेते हैं, जैसे इसका भी आपको अरेंज करने के लिए दिया जाता है। सबसे पहले क्या होगा? एक विषय निर्धारण किया जाएगा, एक सब्जेक्ट जो एक प्रॉब्लम है उसको फॉर्मुलेट किया जाएगा, विषय का निर्धारण किया जाएगा, कौन सा सब्जेक्ट है ये चूज किया जाएगा आपका। देन आप क्या करेंगे? जो हाइपोथेसिस होता है उसका निर्माण करेंगे, प्राकल्पना निर्माण करेंगे। और इसके बाद हमारा होगा तथ्य संकलन, जो डेटा होता है उसको हम कलेक्ट करेंगे, फैक्ट्स को। और फिर तथ्य विश्लेषण होता है, जो डेटा हमें प्राप्त हुआ उसका हम क्या करेंगे? एनालाइज। तो ये आपका क्रम है, आपको याद रखना। सबसे पहले आपका विषय निर्धारण आ जाएगा, सेकेंड नंबर पर आपका प्राकल्पना निर्माण आएगा, थर्ड नंबर पर तथ्य संकलन, और फोर्थ नंबर पर आपका क्या आ जाएगा? तथ्य विश्लेषण। तो ये बात आपको याद रखना है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अनुसंधान का पहला चरण क्या है? वैसे ही सेम क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट ऑप्शन है उपकल्पना का निर्माण, जो हाइपोथेसिस है उसको फॉर्मुलेट करना। सेकेंड ऑप्शन है आपका समस्या का निर्माण या निर्धारण। और थर्ड ऑप्शन है आपका प्रश्नावली का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चनायर। और फोर्थ ऑप्शन है शोध अविकल्प का निर्माण, क्रिएशन ऑफ रिसर्च डिजाइन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अभी आपको बताया गया, सबसे पहले आप क्या करेंगे? कोई प्रॉब्लम है उसको फॉर्मुलेट करना, समस्या का निर्माण करना, समस्या का निर्धारण करना इज द फर्स्ट स्टेप इन सोशल रिसर्च। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, समस्या का निर्माण या निर्धारण। और तो आपको क्रम याद होना चाहिए। सबसे पहले आप विषय का निर्धारण करेंगे, समस्या का निर्माण करेंगे, देन आपका प्राकल्पना निर्माण आएगा, देन तथ्य संकलन, और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा? तथ्य विश्लेषण। जो डेटा प्राप्त हुआ उसको आप एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगात्मक शोध क्या है? व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च? फर्स्ट ऑप्शन है एक स्वतंत्र चर का कुशलता पूर्वक प्रयोग करना। सेकेंड ऑप्शन है स्वतंत्र चरों को छोड़कर अन्य सभी चरों को स्थिर रखना। थर्ड ऑप्शन है अस्वतंत्र चर पर स्वतंत्र चरों के तोड़, जो जोड़ तोड़ है इसके प्रभाव का अवलोकन करना। और फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रयोगात्मक शोध में कम से कम दो प्रकार के समूह होते हैं, एक प्रयोगात्मक समूह और दूसरा नियंत्रित समूह। तो नियंत्रित समूह अन्य सभी दृष्टियों से प्रयोगात्मक समूहों के समान होते हैं, केवल इसमें वह चर प्रभावकारी नहीं होता जिसका कि अध्ययन किया जाना, जिसका स्टडी किया जाना है। जिस चर में प्रयोगकर्ता परिवर्तन या जोड़ तोड़ करता है उसे स्वतंत्र चर कहा जाता है। और जो स्वतंत्र चर है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसमें जोड़ तोड़ के बाद उसका प्रभाव जिस चर पर देखा जाता है उसे कहते हैं आश्रित चर, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एक स्वतंत्र चर का कुशलता पूर्वक प्रयोग करना, ये भी आपका प्रयोगात्मक शोध का हिस्सा है। स्वतंत्र चरों को छोड़कर अन्य सभी चरों को स्थिर रखना, ये भी आपका प्रयोगात्मक शोध है। अस्वतंत्र चर पर स्वतंत्र चरों के जोड़ तोड़ के प्रभाव का अवलोकन, ये भी आपका प्रयोगात्मक शोध हो जाएगा। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी सामाजिक अध्ययन में कौन एक आवश्यक है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका दिन प्रतिदिन भ्रमण। सेकेंड ऑप्शन है अध्ययन क्षेत्र और निदर्श।
और थर्ड ऑप्शन है वाटिका और बगीचे। फोर्थ ऑप्शन नदी क्षेत्रों का दौरा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान, मानविकी और इतिहास का समाकलित अध्ययन है। इसमें अध्ययन क्षेत्र और निदर्श की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अध्ययन क्षेत्र और निदर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार्किक सबूत के रूप में मूल शोध प्रारूप का नाम निम्न में से किसने प्रस्तावित किया? किसने किया? फर्स्ट ऑप्शन है पीवी यंग, सेकंड ऑप्शन जेएस मिल, थर्ड ऑप्शन मैक्स वेबर, फोर्थ ऑप्शन है कार्ल पॉपर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तार्किक सबूत के रूप में मूल शोध प्रारूप को जेएस मिल द्वारा प्रस्तावित किया गया, जो अभी भी प्रयोगात्मक प्रक्रिया की नींव रहे हैं। ऑल्दो इसमें आपको करेक्शन भी देखने को मिला है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जेएस मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि साक्षात्कार समान भागीदारों के बीच वार्तालाप नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है सी सेल्टिस, सेकंड ऑप्शन है स्टेनर कॉले, थर्ड ऑप्शन है आर बर्जेस और फोर्थ ऑप्शन है कॉल पॉपर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्टेनर कॉले ने कहा है कि शोध साक्षात्कार को एक पेशेवर वार्तालाप के रूप में परिभाषित किया गया है, क्योंकि यह समान भागीदारों के बीच वार्तालाप नहीं है, क्योंकि इसका उद्देश्य जो है प्रतिभागी से जानकारी प्राप्त करना है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, स्टेनर कॉले। तो किसने कहा आपका साक्षात्कार समान भागीदारों के बीच वार्तालाप नहीं है? किसने कहा? स्टेनर कॉले ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केस अध्ययन पद्धति केस स्टडी मेथड को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आपका फर्स्ट ऑप्शन है जैविकीय सूक्ष्मदर्शी, सेकंड ऑप्शन है सामाजिक सूक्ष्मदर्शी, थर्ड ऑप्शन है प्राकार्यात्मक सूक्ष्मदर्शी और फोर्थ ऑप्शन है ऐतिहासिक सूक्ष्मदर्शी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो व्यक्तिक अध्ययन पद्धति जो केस स्टडी मेथड है, केस अध्ययन पद्धति है, एक सामाजिक इकाई का संपूर्ण एवं गहन अध्ययन है। तो केस अध्ययन पद्धति को आपका सामाजिक सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सामाजिक सूक्ष्मदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शोध में वस्तुनिष्ठता का संबंध निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री से है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका मैक्स वेबर, सेकंड है ऑगस्ट काम्ट और थर्ड है कार्ल मार्क्स और फोर्थ है इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सामाजिक विज्ञान शोध में वस्तुनिष्ठता का संबंध मैक्स वेबर से है और समाज शास्त्र के क्रमिक विकास के साथ सामाजिक अध्ययनों में वस्तुनिष्ठता को अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त करना संभव हो पाया है, ऑब्जेक्टिविटी को। और आज के सामाजिक अध्ययनों में वस्तुनिष्ठता जो ऑब्जेक्टिविटी है, इसको प्राप्त करने के लिए प्रश्नावलियों, अनुसूचियों आदि के अतिरिक्त सांख्यिकी पद्धतियों और समाज मितीय मीन सोशियोमेट्री पैमानों का पर्याप्त चलन हो गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मैक्स वेबर। तो सामाजिक विज्ञान शोध में वस्तुनिष्ठता जो ऑब्जेक्टिविटी है, इसका संबंध किस समाजशास्त्री से है? मैक्स वेबर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है माध्य, सेकंड है बहुलक, थर्ड है माध्यिका और फोर्थ है काई वर्ग। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो केंद्रीय प्रवृत्ति है, इसका माप समांतर माध्य है, माध्यिका है और बहुलक है। तो क्या नहीं है आपका? काई वर्ग नहीं है, जबकि माध्य, बहुलक और माध्यिका ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। तो काई वर्ग जो काई वर्ग है आपका, काई स्क्वायर है, इसका कोई भी पैरामीट्रिक परीक्षण नहीं होता है। इसका मुख्य उद्देश्य दो गुणों के मध्य स्वतंत्रता की जांच करना है और काई वर्ग परीक्षण को विकसित करने का श्रेय किसको प्राप्त है? कार्ल पियर्सन को प्राप्त है। ध्यान में रखना है आपको। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, काई वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह संबंध गुणांक का मूल्य हमेशा किनके बीच होता है? किनके बीच होता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका +2 और -2, सेकेंड ऑप्शन है 1 और 9, थर्ड ऑप्शन है -1 और +1 और फोर्थ ऑप्शन है 1 और 10। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जब दो या अधिक चरों के मध्य कारण परिणाम संबंध पाया जाता है, वहां सह संबंध पाया जाता है और सह संबंध गुणांक का मूल हमेशा आपका क्या होता है? जो मूल्य होता है सह संबंध गुणांक का क्या होता है? हमेशा -1 और +1 के बीच होता है। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, -1 और +1। आपको ध्यान में रखना है कि जब दो या अधिक चरों के मध्य कारण परिणाम संबंध पाया जाता है, वहां सह संबंध पाया जाता है और सह संबंध गुणांक का मूल्य हमेशा 1 और +1 के बीच होता है। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, -1 और +1। आपको ध्यान में रखना है कि जब दो या अधिक चरों के मध्य कारण परिणाम संबंध पाया जाता है, वहां सह संबंध
-1 और +1 के बीच होता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये है कार्ल पियर्सन और इनका टाइम पीरियड क्या है 1857 से 1936 है। ये मुख्य रूप से गणितीय सांख्यिकी की स्थापना कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक और काय स्क्वायर परीक्षण के विकास के लिए प्रसिद्ध हैं और इन्होंने 1911 में लंदन में दुनिया का पहला सांख्यिकी विभाग स्थापित किया और बायोमेट्रिका पत्रिका के माध्यम से सांख्यिकीय पद्धतियों को बढ़ावा दिया। तो आपको ध्यान में रखना है कार्ल पियर्सन का संबंध किससे किसके लिए फेमस है। तो पहला तो कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक हो गया, पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट और दूसरा क्या हो गया काय स्क्वायर हो गया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वंशावली प्रविधि संबंधित है, किससे संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका जाति सूचना से, सेकंड ऑप्शन वर्ग सूचना से, थर्ड ऑप्शन नातेदारी सूचना से और फोर्थ ऑप्शन है मित्रता आधारित सूचना से। तो वंशावली प्रविधि आपका संबंधित है नातेदारी सूचना से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी नातेदारी सूचना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्डॉक के अनुसार कितने संबंधी तृतीयक नातेदारी की श्रेणी में आते हैं, कितने आते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है प्राइमरी क्रम में कितने आएंगे, सेकेंडरी में कितने और टर्सरी में कितने। तो ध्यान रखना प्राइमरी में आपके 8 हो जाएंगे, सेकेंडरी में आपके 33 हो जाते हैं और टर्सरी में 151। तो ये आपको याद रखना है, मैच भी करने के लिए आ सकता है। तो मर्डॉक के अनुसार कितने संबंधी तृतीयक नातेदारी की श्रेणी में आते हैं, टर्सरी किनशिप में कितने आ जाते हैं, टर्सरी किन कितने टाइप के हैं 151। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी 151। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीपी मर्डॉक के अनुसार द्वितीयक नातेदारी कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं अभी आपको बताया गया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने नातेदारी का अणु शब्द को गढ़ा है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका रैडक्लिफ ब्राउन, सेकंड ऑप्शन है मर्डॉक, थर्ड ऑप्शन है लेवी स्ट्रॉस और फोर्थ ऑप्शन है क्रोबर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसने नातेदारी का अणु शब्द को गढ़ा है, लेवी स्ट्रॉस ने। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी लेवी स्ट्रॉस। तो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है क्योंकि पहले सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, तो वहां पर आपका एक्सप्लेन किया गया, आप वो वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ जस्ट हम प्रैक्टिस कर रहे हैं पीवाईक्यू, जैसा कि आप सबने कहा था, आप सबके डिमांड पे ये क्लास लाया गया है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विवाह या रक्त का संबंध जो लोगों को समूह में एक साथ बांधता है कहलाता है, क्या कहलाता है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है प्राथमिक समूह, सेकेंड ऑप्शन नातेदारी, थर्ड ऑप्शन है द्वितीयक समूह और फोर्थ ऑप्शन है समुदाय। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विवाह या रक्त का संबंध जो लोगों को समूह में एक साथ बांधता है आपका नातेदारी कहलाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी नातेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्गीकृत तथा व्यूहात्मक नातेदारी शब्दावली किसने दी है। फर्स्ट ऑप्शन है मॉर्गन, सेकंड ऑप्शन हटन, थर्ड ऑप्शन रिवर्स और फोर्थ ऑप्शन है एससी दुबे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसने ये शब्दावली दिया है वर्गीकृत और व्यूहात्मक नातेदारी का, किसने दिया, मॉर्गन ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मॉर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नातेदारी को वर्गात्मक तथा वर्णात्मक के रूप में किसने वर्गीकृत किया, किसने किया है, एलएच मॉर्गन ने किया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एलएच मॉर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नातेदारी व्यवहार के अनुभवात्मक परीक्षण के महत्व पर किसने बल दिया है, किसने बल दिया है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका जीपी मर्डॉक, सेकंड ऑप्शन है एलएच मॉर्गन, थर्ड ऑप्शन है एएम शाह और फोर्थ ऑप्शन है एमएन श्रीनिवास। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी एएम शाह ने किया है। तो नातेदारी व्यवहार के अनुभवात्मक परीक्षण के महत्व पर एएम शाह ने बल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नातेदारी को वर्गात्मक तथा वर्णात्मक के रूप में किसने वर्गीकृत किया, वही क्वेश्चन बार बार आ जा रहा है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एलएच मॉर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने 4 प्रकार की नातेदारी शब्दावली जैसे वंश, पीढ़ी तर, सहपक्षियों का विभाजन, सहपक्षियों का मिलन का प्रयोग किया। फर्स्ट ऑप्शन है आपका एलएच मॉर्गन, सेकेंड ऑप्शन जीपी मर्डॉक, थर्ड ऑप्शन है आरएच लोबी और फोर्थ ऑप्शन है एआर रैडक्लिफ ब्राउन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 प्रकार की नातेदारी शब्दावली जैसे वंश, पीढ़ी तर, सहपक्षियों का विभाजन, सहपक्षियों का मिलन, इसका प्रयोग आरएच लोबी ने किया है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी आरएच लोबी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नातेदारी के मैत्री वैवाहिक संबंध के सिद्धांत को किसने विश्लेषित किया? किसने किया है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका ए.आर. रैडक्लिफ ब्राउन, सेकंड ऑप्शन है सी लेवी स्ट्रॉस और थर्ड ऑप्शन है ए.एल. क्रोवर, फोर्थ ऑप्शन है टी सैनन। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नातेदारी के मैत्री वैवाहिक संबंध के सिद्धांत को किसने विश्लेषित किया? ए.आर. रैडक्लिफ ब्राउन ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए.आर. रैडक्लिफ ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक पक्षीय वंशक्रम नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका पितृ पक्षीय वंशक्रम समूह, सेकंड ऑप्शन है मातृ पक्षीय वंशक्रम समूह, थर्ड ऑप्शन है दोहरा वंशक्रम समूह और फोर्थ ऑप्शन है सजातीय वंशक्रम समूह। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एक पक्षीय वंशक्रम क्या नहीं है? तो आपका पितृ पक्षीय वंशक्रम समूह है आपका और मातृ पक्षीय वंशक्रम समूह भी है। तो यहाँ पूछा गया एक पक्षीय वंशक्रम नहीं है, क्या नहीं है? दोहरा वंशक्रम समूह आपका एक पक्षीय वंशक्रम नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी दोहरा वंशक्रम समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में प्रयुक्त नातेदारी शब्दावली एवं नातेदारी नियामक व्यवहार का अध्ययन किया था? किसने किया था? फर्स्ट ऑप्शन है आपका लीला दुबे, सेकंड ऑप्शन शोभिता जैन, थर्ड ऑप्शन आईपी देसाई, फोर्थ ऑप्शन है इरावती कार्वे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इरावती कर्वे ने ऋग्वेद और अथर्ववेद में प्रयुक्त नातेदारी शब्दावली और नातेदारी नियामक व्यवहार का अध्ययन किया था। आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इरावती कर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन बंधुत्व को सभी सामाजिक संबंधों का मूल स्रोत स्वीकार करता है? किसने कौन करता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका टी.एन. मदन, सेकंड ऑप्शन इरावती कर्वे, थर्ड ऑप्शन जी.एस. घुरिये और फोर्थ ऑप्शन है आई.पी. देसाई। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इरावती कर्वे जो हैं ये बंधुत्व को सभी सामाजिक संबंधों का मूल स्रोत स्वीकार करती हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इरावती कर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने भारत में नातेदारी व्यवस्था के क्षेत्र में पर्याप्त योगदान किया है? किसने किया है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका मॉर्गन, सेकंड है इरावती कर्वे, थर्ड है आईपी देसाई, फोर्थ है एससी दुबे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में नातेदारी व्यवस्था के क्षेत्र में पर्याप्त योगदान इरावती कर्वे जी ने दिया है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इरावती कर्वे। और घुरिये के बहुत ज्यादा फेमस स्टूडेंट थे, उनमें से एक आपकी इरावती कर्वे जी भी थे। और घुरिये आपके कौन थे? फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक सार्वभौमिक निकटाभिगमन निषेध विवाह निषिद्ध करता है? फर्स्ट ऑप्शन है माता तथा पुत्र के मध्य, सेकंड ऑप्शन पिता तथा पुत्री के मध्य, थर्ड ऑप्शन बहन तथा भाई के मध्य और फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो ये क्वेश्चन आपका इंसेस्ट टैबू पे है। तो इंसेस्ट टैबू मना करता है विवाह किसके किसके मध्य मना करता है? माता तथा पुत्र के मध्य भी, पिता तथा पुत्री के मध्य भी और बहन तथा भाई के मध्य भी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इनके बीच में मैरिज नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैमिली एंड किनशिप अ स्टडी ऑफ दिस पंडित ऑफ रूरल कश्मीर नामक पुस्तक किसने लिखी है? फर्स्ट ऑप्शन है इरावती कर्वे, सेकंड ऑप्शन जी.आर. मदान, थर्ड ऑप्शन टी.एन. मदान और फोर्थ ऑप्शन है के.एम. कपाड़िया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फैमिली एंड किनशिप अ स्टडी ऑफ द पंडित ऑफ रूरल कश्मीर ये लिखा गया है त्रिलोकीनाथ मदान के द्वारा, मींस टी.एन. मदन के द्वारा। और इसका फर्स्ट पब्लिकेशन कब हुआ था? इसको पब्लिश कब कराया गया था? 1965 में। यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी टी.एन. मदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है टी पार्सन्स, सेकंड ऑप्शन है आर डी लिंग, थर्ड ऑप्शन है डी बेल और फोर्थ ऑप्शन है इवन बोगल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दी पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली इस बुक के राइटर का नाम है आर डी लिंग। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर डी लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ट्रांसपेरेंसी ऑफ इविल 1990 नामक पुस्तक से संबंधित है? कौन है? आपका फर्स्ट ऑप्शन है मिशेल फूको, सेकंड ऑप्शन है जिया बॉडीलॉर्ड और थर्ड ऑप्शन है आपका एंथनी गिडेंस, फोर्थ ऑप्शन है जैक दरिदा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंसी ऑफ इविल 1990 एस्से ऑन एक्सट्रीम फेनोमेना ये बुक है जीन बॉडीलॉर्ड का और इस बुक को ट्रांसलेट किया गया है किसके द्वारा? जेम्स बेनेडिक्ट के द्वारा। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जिया बॉडीलॉर्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली, मुंबई के संबंध पर आधारित पुस्तक दी ग्लोबल सिटी किसने लिखी है? फर्स्ट ऑप्शन है सस्किया ससेन, सेकंड ऑप्शन है मार्शल मैक्लुहान, थर्ड ऑप्शन है एमन कैसल्स और फोर्थ ऑप्शन है एंथनी गिडेंस। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली, मुंबई के संबंध पर आधारित पुस्तक दी ग्लोबल सिटी सस्किया ससेन के द्वारा लिखा गया। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सस्किया ससेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक सोशल सर्वेस एंड रिसर्च किताब किसने लिखी है? किसने लिखी है? आपका फर्स्ट ऑप्शन है डब्ल्यू जी गुडे, यूम पी.एफ. हार्ट, सेकंड ऑप्शन है पी.वी. यंग, थर्ड ऑप्शन सी.ए. मोजर और फोर्थ ऑप्शन है ई.एस. बोगार्डस। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पी.वी. यंग। और ये बुक आपका इंपॉर्टेंट भी है, कई बार ये पूछा भी गया आपके एग्जाम में। तो साइंटिफिक सोशल सर्वेस एंड रिसर्च ये बुक किसके द्वारा लिखा गया? पी.वी. यंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द बुक कास्ट एंड रेस इन इंडिया? तो किसने लिखा है कास्ट एंड रेस इन इंडिया बुक? फर्स्ट ऑप्शन है आपका ली ड्यूमस, सेकंड ऑप्शन एम एन श्रीनिवास, थर्ड ऑप्शन एस सी दुबे और फोर्थ ऑप्शन है जी एस घुरिये। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कास्ट एंड रेस इन इंडिया ये बुक है जी एस घुरिये का। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जी एस घुरिये। और अदर बुक की बात करें, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन भी इनकी बुक का नाम है, सिटीज एंड सिविलाइजेशन भी जी एस घुरिये की बुक का नाम है और द अबॉर्जिन सो कॉल्ड एंड देयर फ्यूचर ये बुक भी किसका है? जी एस घुरिये का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया? तो सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक के लेखक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका वाई सिंह, सेकेंड ऑप्शन एम एन श्रीनिवास, थर्ड ऑप्शन आंद्रे बेते और फोर्थ ऑप्शन है टी के ओमेन। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया ये बुक है एम एन श्रीनिवास का। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एम एन श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज रिटन द बुक ह्यूमन सोसाइटी? तो आपको बताना है मानव समाज ह्यूमन सोसाइटी बुक किसने लिखा है? फर्स्ट ऑप्शन है ई बोगार्डस, सेकंड ऑप्शन है के डेविस और थर्ड ऑप्शन है आर एम मैकाइवर, फोर्थ ऑप्शन है टी पार्सन्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूमन सोसाइटी बुक किसने लिखा है? किंग्सले डेविस ने लिखा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी के डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द ऑथर ऑफ द बुक मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन? ये बुक भी कई बार एग्जाम में आपके पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन इस बुक के राइटर का नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका टी के ओमेन, सेकेंड ऑप्शन है जी एस घुरिये, थर्ड ऑप्शन ए आर देसाई और फोर्थ ऑप्शन है योगेंद्र सिंह। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी योगेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग सोशियोलॉजिस्ट हैज रिटन द बुक हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी? तो बताना है आपको हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी किसके द्वारा लिखा गया है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका डब्ल्यू एफ ऑकबर्न एंड निमकॉफ, सेकंड ऑप्शन है आर एम मैकाइवर एंड सी एच पेज, थर्ड ऑप्शन है गिलिन एंड गिलिन और फोर्थ ऑप्शन है के डेविस एंड डब्ल्यू मोरे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी किसके द्वारा लिखा गया? डब्ल्यू एफ ऑकबर्न और निमकॉफ के द्वारा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए डब्ल्यू एफ ऑकबर्न एंड निमकॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म? निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि के लेखक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका जी एस घुरिये, सेकेंड ऑप्शन आईपी देसाई, थर्ड ऑप्शन ए आर देसाई और फोर्थ ऑप्शन है ए एम शाह। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ए आर देसाई। तो ए आर देसाई भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि के लेखक हैं, ध्यान रखना आपको। और आपको यहाँ मेंशन कर दिया गया जीआईसी के एग्जाम में किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन बना, क्योंकि यहाँ सारा क्वेश्चन आपका जीआईसी के एग्जाम से ही लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी? तो स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी के लेखक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका फ्रेंच अलेक्जेंडर, सेकंड ऑप्शन विलियम व्हाइट, थर्ड ऑप्शन फैड्रिक थ्रेशर और फोर्थ ऑप्शन है जॉर्ज ओल्ड। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी के लेखक कौन है? विलियम व्हाइट है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विलियम व्हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज रिटन द बुक हिंदू संस्कार? हिंदू संस्कार पुस्तक किसने लिखा है? और ये क्वेश्चन 2-3 बार आपके पीजीटी में भी पूछा गया था, ध्यान रखना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन है राजबली पांडे, सेकंड ऑप्शन जी एस घुरिये, थर्ड ऑप्शन एस सी दुबे और फोर्थ ऑप्शन है के एम कपाड़िया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राजबली पांडे। तो हिंदू संस्कार पुस्तक किसने लिखा है? राजबली पांडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हु हैज रिटन द बुक मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया? तो भारत में विवाह एवं परिवार ये बुक किसने लिखा है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका पीएच प्रभु, सेकंड ऑप्शन केएम कपाड़िया, थर्ड ऑप्शन डीएन मजूमदार और फोर्थ ऑप्शन इरावती कार्वे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया ये बुक किसका है? केएम कपाड़िया का। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केएम कपाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज रिटन द बुक लिटिल कम्युनिटी पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर? लिटिल कम्युनिटी पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर ये बुक किसने लिखा है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका रॉबर्ट ब्राउन, सेकंड ऑप्शन रॉबर्ट रैडफील्ड, थर्ड ऑप्शन एआर रैडक्लिफ ब्राउन और फोर्थ ऑप्शन टी शैनन। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिटिल कम्युनिटी पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर ये बुक लिखा गया रॉबर्ट रैडफील्ड के द्वारा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट रैडफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज रिटन द बुक साधुस ऑफ इंडिया? साधुस ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? फर्स्ट ऑप्शन है आईपी देसाई, सेकंड ऑप्शन एस टी दुबे, थर्ड ऑप्शन जीएस खुरिये और फोर्थ ऑप्शन है बीडी त्रिपाठी। तो ध्यान में रखना साधुस ऑफ इंडिया ये बुक है बीडी त्रिपाठी का। वहीं इंडियन साधुस पूछा जाए तो वो बुक है आपका जीएस खुरिये का, बट अगर साधुस ऑफ इंडिया पूछा जाए तो ये बुक है बीडी त्रिपाठी का। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द बुक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी? तो आपको बताना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? आपका फर्स्ट ऑप्शन है यार रैडक्लिफ ब्राउन, सेकंड ऑप्शन है आर के मर्टन, थर्ड ऑप्शन है एस एफ नाडल, फोर्थ ऑप्शन है पी ए सोरोकिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर रैडक्लिफ ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर? सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर नामक बुक के लेखक का नाम क्या है? यही आपसे पूछा गया है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है इमाइल डरखाइम, सेकंड ऑप्शन आर के मर्टन, थर्ड ऑप्शन टैलकेट पार्सन्स और फोर्थ ऑप्शन है ई हीगल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर ये बुक है आर के मर्टन का। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर के मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिटन द बुक एक्सचेंज एंड पावर इन सोशल लाइफ? तो बताना है आपको एक्सचेंज एंड पावर इन सोशल लाइफ ये बुक किसने लिखा है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका जॉर्ज सी होमन्स, सेकंड ऑप्शन है पीटर एम ब्लाउ, थर्ड ऑप्शन सी वॉटसन और फोर्थ ऑप्शन है जेन मिशेल। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सचेंज एंड पावर इन सोशल लाइफ ये बुक लिखा गया है पीटर एम ब्लाउ के द्वारा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीटर एम ब्लाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग सोशोलॉजिस्ट रोट द बुक होमो हिरारिकस ऑन द इंडियन कास्ट सिस्टम? तो होमो हिरारिकस ये बुक किसका है? यही आपसे पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास, सेकेंड ऑप्शन ली ड्यूमा, थर्ड ऑप्शन एम के दत्त और फोर्थ ऑप्शन है योगेंद्र सिंह। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? होमो हिरारिकस। ये बुक भी आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आपके पूछा भी गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ली ड्यूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज रिटन द बुक द न्यू सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन? तो किसने ये बुक लिखा है द न्यू सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन? आपका फर्स्ट ऑप्शन है रॉबर्ट के मर्टन, सेकंड ऑप्शन सी डब्ल्यू मिल्स, थर्ड ऑप्शन स्टीव फुलर और फोर्थ ऑप्शन वी पेरेटो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो द न्यू सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन ये स्टीव फुलर के द्वारा लिखा गया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टीव फुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट मैच? तो यहाँ पर इनकरेक्ट कौन सा पेयर है यही आपसे पूछा गया है। फर्स्ट है आपका द डिक्लाइन ऑफ द बेस्ट, ये बुक किसका है? स्पेंगलर का है। अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री ये बुक है टैनबी का। द होली फैमिली ये बुक मैक्स वेबर का नहीं है। तो होली फैमिली किसके बुक का नाम है? कार्ल मार्क्स के बुक का नाम है। और द रिमेम्बर्ड विलेज ये बुक है एम एन श्रीनिवास का। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, द होली फैमिली मैक्स वेबर, क्योंकि यहाँ आपसे पूछा गया कौन सा इसमें इनकरेक्ट है, कौन सा मैच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया? तो किसने लिखा है ये बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया? फर्स्ट ऑप्शन है महालनोबिश, सेकेंड ऑप्शन है वी आर वी राव, थर्ड ऑप्शन है एम विश्वेश्वरैया और फोर्थ ऑप्शन जीएल नंदा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एम विश्वेश्वरैया, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ये तो आपके डिफरेंट एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन बना है। आपका प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया के राइटर का नाम पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ऑथर ऑफ द बुक व्हाट इज सोशियोलॉजी? तो व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है यही आपसे पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन है आपका मैक्स वेबर, सेकंड ऑप्शन आर एम मैकाइवर, थर्ड ऑप्शन एलेक्स इंकल्स और फोर्थ ऑप्शन है किंग्सले डेविस। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज सोशियोलॉजी बुक के राइटर का नाम क्या है? एलेक्स इंकल्स। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी एलेक्स इंकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज रिटन द बुक द साइंस ऑफ कल्चर। तो द साइंस ऑफ कल्चर पुस्तक का विरचन किसने किया है, किसने लिखा है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका मेलेनोस्की, सेकंड ऑप्शन टाइलर, थर्ड ऑप्शन एल ए वाइट और फोर्थ ऑप्शन है पी ए सोरोकिन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द साइंस ऑफ कल्चर ये बुक है एल ए वाइट का। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एल ए वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द बुक सोशल ऑर्डर। तो आपको बताना है सोशल ऑर्डर बुक किसने लिखा है। फर्स्ट ऑप्शन है टी पार्सन्स, सेकेंड ऑप्शन आर स्ट्रीट, थर्ड ऑप्शन है आर के मर्टन, फोर्थ ऑप्शन है के डेविस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोशल ऑर्डर बुक किसने लिखा? आर स्टीड ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर स्टीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द बुक कर्म योग। कर्म योग पुस्तक किसने लिखा है? फर्स्ट ऑप्शन है राधा कृष्णन, सेकेंड ऑप्शन है भगवान दास, सेकेंड ऑप्शन एम के गांधी और फोर्थ ऑप्शन है विवेकानंद। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्मयोग पुस्तक किसने लिखा है? विवेकानंद ने। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज रिटन द बुक नेचर ऑफ सोशियोलॉजिकल थियरी एंड एक्शन अप्रोच। तो किसका बुक है ये? नेचर ऑफ सोशियोलॉजिकल थियरी एंड एक्शन अप्रोच। फर्स्ट ऑप्शन है आपका पी सोरोकिन, सेकेंड ऑप्शन टी पार्सन्स, थर्ड ऑप्शन है बी डी त्रिपाठी और फोर्थ ऑप्शन है ई बी टाइलर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बुक है बी डी त्रिपाठी का। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बी डी त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट फर्स्ट केम टू लाइट इन। प्रभु जाति की अवधारणा सर्वप्रथम प्रकाश में आई थी। फर्स्ट ऑप्शन द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा, सेकेंड ऑप्शन इन होमो हिरारिकस, थर्ड ऑप्शन द सोशल सिस्टम ऑफ अ मैसूर विलेज, फोर्थ ऑप्शन द इन कास्ट डोमिनेंस एंड फैक्शलिज्म। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपका डोमिनेंट कास्ट सबसे पहले प्रकाश में कब आया था? द सोशल सिस्टम ऑफ अ मैसूर विलेज में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी द सोशल सिस्टम ऑफ अ मैसूर विलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बुक टाइटल्ड हिंदू सोसाइटी एट द क्रॉस रोड। तो आपको बताना है ये बुक किसने लिखा है? हिंदू सोसाइटी एट द क्रॉस रोड। फर्स्ट ऑप्शन है ए आर देसाई, सेकेंड ऑप्शन के एम पनिक्कर, थर्ड ऑप्शन के एम कपाड़िया, फोर्थ ऑप्शन एम एस गोरे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसके बुक का नाम है ये? के एम पनिक्कर के। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी के एम पनिक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो करेक्टली जो मैच नहीं है यही आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए डाइवर्सिटीज। तो ये है डीपी मुखर्जी की बुक का नाम। इंडिया चेंजिंग विलेज ये बुक है एस सी दुबे की। और सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी ये राधा कमल मुखर्जी की बुक का नहीं है, रामकृष्ण मुखर्जी की बुक का नाम है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। और विलेज इंडिया बुक किसका है? मैकम मेरिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया। तो रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया ये बुक के राइटर कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका गुहा मींस रामचंद्र गुहा, सेकेंड ऑप्शन थियोडर फ्रेड एबल, थर्ड ऑप्शन डी एन मजूमदार और फोर्थ ऑप्शन है हर्बर्ट मीड। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया ये बुक लिखा गया डी एन मजूमदार के द्वारा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डी एन मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। फर्स्ट ऑप्शन है आपको यही बताना है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया। ये बुक किसका है? एस सी दुबे लिखा गया। एस सी दुबे की बुक का नाम नहीं है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया। ये बुक किसका है? एम एन श्रीनिवास का। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कास्ट इन मॉडर्न इंडिया। ये बुक किसका है? एम एन श्रीनिवास का। वहीं पर आगे भी देख सकते हैं आप कास्ट क्लास एंड पावर ये बुक है आंद्रे बेतई का। होमो हिरारिकस ल्यूड्यूमा का है। और कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स ये बुक है आर कोठारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपको बुक्स एंड ऑथर दिया गया, आपको लिस्ट मैच करना है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले देखिए इकोनॉमी एंड सोसाइटी देखते हैं। इकोनॉमी एंड सोसाइटी किसकी बुक का नाम है? ये बुक है आपका मैक्स वेबर का। तो हमारा बी का क्या हो गया? बी का हो गया 1 हो गया। और मोरालिटी एंड सोसाइटी ये बुक किसका है? मोरालिटी एंड सोसाइटी ये बुक है डरखाइम का। तो हमारा सी का क्या हो गया? 4 हो गया। मिलिटेंट एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी किसने दिया? ये भी आपको पता है किसका है? स्पेंसर का है। तो हमारा डी का क्या हो गया? डी का हो गया 3। और अपील टू कंजर्वेटिव्स किसका है? ऑगस्ट काम्ट का। तो हमारा ए का क्या हो गया? 2।
तो 2143 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए 2143। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बुक कास्ट ओल्ड एंड न्यू। तो ये बुक किसने लिखा है आपका कास्ट ओल्ड एंड न्यू। फर्स्ट ऑप्शन है एम एस श्रीनिवास, सेकंड ऑप्शन ए आर देसाई, थर्ड ऑप्शन आंद्रे बेतई, फोर्थ ऑप्शन है टी के उम्मेन। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कास्ट ओल्ड एंड न्यू ये बुक है आंद्रे बेतई का। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंद्रे बेतई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द बुक सोशोलॉजिकल थियरी ऑफ टुडे। सोशोलॉजिकल थियरीज ऑफ टुडे पुस्तक किसने लिखी। फर्स्ट ऑप्शन है आपका आर के मॉर्टन, सेकंड ऑप्शन पी ए सोरोकिन, थर्ड ऑप्शन एन एस टीमासेफ और फोर्थ ऑप्शन है टी पार्सन्स। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी पी ए सोरोकिन। तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं सोशोलॉजिकल थियरी ऑफ टुडे 1966 ये बुक है पी ए सोरोकिन का। वहीं दूसरी तरफ बात करें सोशोलॉजिकल थियरी टुडे ये बुक किसका है निकोलस टीमासेफ का। तो दोनों बुक सेम है बट यहाँ पर देखिए ऑफ लगा है और दूसरे में आपका ऑफ नहीं लगा, इससे ही आपका ऑथर का नेम चेंज हो जा रहा है। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है सोशोलॉजिकल थियरी ऑफ टुडे ये बुक है पी ए सोरोकिन का। वहीं अगर पूछ लिया जाए सोशोलॉजिकल थियरी टुडे ये बुक है निकोलस टीमासेफ का। और यहाँ आप ध्यान दीजिएगा आंद्रे बेतई का अभी हाल ही में निधन हुआ, तो इस पर आपका एक वीडियो भी बनाया गया, अगर आपने देखा नहीं तो उसको देख लीजिए क्योंकि आंद्रे बेतई तो इस साल आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट हो गए हैं। और चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द बुक मैन एंड सोसाइटी। तो मैन एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखा है। फर्स्ट ऑप्शन है पी ए सोरोकिन, सेकंड ऑप्शन कार्ल मैनहाइम, थर्ड ऑप्शन है एजे टॉयनबी और फोर्थ ऑप्शन है ई फ्रॉम। राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैन एंड सोसाइटी ये बुक लिखा गया कार्ल मैनहाइम के द्वारा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्ल मैनहाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक मॉडर्नाइजेशन प्रोटेस्ट एंड चेंज। तो ये बुक किसने लिखा है मॉडर्नाइजेशन प्रोटेस्ट एंड चेंज। फर्स्ट ऑप्शन है एम बीनर, सेकंड ऑप्शन ए गिडेंस, थर्ड ऑप्शन एस आइजेस्टार्ट और फोर्थ ऑप्शन है अमिताई एटिजियानी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मॉडर्नाइजेशन प्रोटेस्ट एंड चेंज ये बुक है एस आइजेंस्टार्ट का। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एस आइजेंस्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ कार्ल मार्क्स द स्टेटमेंट द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिदरटू एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल इज रिलेटेड टू। तो कार्ल मार्क्स की निम्नलिखित कृतियों में से और ये जो कथन आपका दिया गया किससे संबंधित है यही पूछा गया। कथन क्या है द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिदरटू एग्जॉस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा किस बुक में दिया है आपका। फर्स्ट ऑप्शन है द जर्मन आइडियोलॉजी 1867, सेकंड ऑप्शन है कैपिटल अ क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी और थर्ड ऑप्शन दास कैपिटल 1867 और फोर्थ ऑप्शन है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया कार्ल मार्क्स का, ये कार्ल मार्क्स ने अपने कौन से बुक में लिखा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा है जो कि आपका 1848 में आया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपको सोशोलॉजिस्ट दिया गया और इनका स्टडी का क्या एरिया है ये आपको दिया गया है, आपको मैच करना है। सबसे पहले हम आंद्रे बेतई की बात करेंगे। तो आंद्रे बेतई ने किसका अध्ययन किया है। आंद्रे बेतई ने श्रीपुरम का किया है, तो हमारा ए का क्या हो गया 3। और टीएन मदान ने किसका किया है। टीएन मदान ने आपका कश्मीर का किया है, कश्मीर के हैं कश्मीरी पंडित, तो आपका बी का क्या हो गया 4 हो गया। ऑस्कर लेविस की बात करें तो ऑस्कर लेविस ने किसका अध्ययन किया। ऑस्कर लेविस ने रामपुर का अध्ययन किया है, तो हमारा सी का क्या हो गया 1 हो गया। और एम एन श्रीनिवास ने किसका अध्ययन किया है। एम एन श्रीनिवास ने रामपुरा का अध्ययन किया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 हो गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी A3 B4 C1 D2। तो ध्यान में रखना है। तो ये दो तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि रामपुर का किसने किया है रामपुरा का किसने किया है। तो रामपुर का अध्ययन किसने किया है। रामपुर का अध्ययन किसने किया है आपका ऑस्कर लेविस ने किया है। और वहीं अगर आपसे पूछा जाए एम एन श्रीनिवास ने किसका अध्ययन किया रामपुरा का किया। तो ध्यान में रखना है एम एन श्रीनिवास रामपुरा, वहीं ऑस्कर लेविस रामपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द बुक रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। तो रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड ये बुक किसका है यही आपसे पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन है आपका एल्फ्रेड सूट्स, सेकंड ऑप्शन इमाइल डर्कहाइम,
थर्ड ऑप्शन पीटर बर्गर, फोर्थ ऑप्शन जे हैबरमास। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इमाइल डर्कहाइम। तो रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड ये बुक है इमाइल डर्कहाइम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द पीपल ऑफ इंडिया? पुस्तक द पीपल ऑफ इंडिया के लेखक हैं। तो बुक का नाम है द पीपल ऑफ इंडिया। इस बुक के राइटर का नाम पूछा जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है रिजले, सेकंड ऑप्शन घुरिये, थर्ड ऑप्शन इरावती कारवे, फोर्थ ऑप्शन डीएन मजूमदार। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिजले। तो रिजले ने द बुक ऑफ इंडिया लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड? तो विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड ये बुक किसने लिखा है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका आर के मुखर्जी, सेकंड ऑप्शन है डीपी मुखर्जी, थर्ड ऑप्शन एम एन श्रीनिवास, फोर्थ ऑप्शन जीएस घुरिये। तो विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड ये बुक लिखा गया है एम एन श्रीनिवास के द्वारा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एम एन श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक कास्ट एंड इकोनॉमिक फ्रंटियर्स? तो किसने लिखा है ये बुक कास्ट एंड इकोनॉमिक फ्रंटियर्स? फर्स्ट ऑप्शन है आपका जीएस घुरिये, सेकंड ऑप्शन सीएच कूले, थर्ड ऑप्शन एफजी बेली और फोर्थ ऑप्शन है एनके दत्ता। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कास्ट एंड इकोनॉमिक फ्रंटियर्स ये बुक है एफजी बेली का। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एफजी बेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग सोशल साइंटिस्ट हैज रिटन द बुक आफ्टर मार्क्सिज्म? तो समाज वैज्ञानिकों में से इनमें से किसने आफ्टर मार्क्सिज्म पुस्तक लिखी है? फर्स्ट ऑप्शन है फेडरिक जेमसन, सेकंड ऑप्शन जे हैबरमास, थर्ड ऑप्शन अल्रिक बेक और फोर्थ ऑप्शन रोनाल्ड एरोनसन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आफ्टर मार्क्सिज्म ये बुक है रोनाल्ड एरोनसन का। और यहाँ आप ध्यान दे सकते हैं आफ्टर मार्क्सिज्म ये बुक किसका है? रोनाल्ड एरोनसन का। वही मार्क्सिज्म आफ्टर मार्क्स ये बुक है डेविड मैकलेहन का। आपको ध्यान में रखना है, अगर डेविड मैकलेलन की बुक का नाम है मार्क्सिज्म आफ्टर मार्क, वहीं रोनाल्ड एरोनसन की बुक का नाम है आफ्टर मार्क्सिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिटन द बुक माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी? माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किसके द्वारा रचित है? फर्स्ट ऑप्शन है जीएच मीड, सेकंड ऑप्शन मार्गरेट मीड, थर्ड ऑप्शन है किंग्सले डेविस और फोर्थ ऑप्शन है जीन पियाजे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जीएच मीड। और ये बुक अब की बार आपका नेट में भी पूछा गया था, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिटन द बुक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया? तो ये बुक किसने लिखा है? किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। फर्स्ट ऑप्शन है आपका के एम कपाड़िया, सेकंड ऑप्शन इरावती कारवे, थर्ड ऑप्शन पीएच प्रभु और फोर्थ ऑप्शन है जीएस घुरिये। राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने ये बुक लिखा है? तो इरावती करवे ने ये बुक लिखा है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आई कारवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग सोशियोलॉजिस्ट हैज स्टडीड रिलीजन एंड सोसाइटी ऑफ द कुर्ग्स पीपल ऑफ साउथ इंडिया? तो निम्न में से कौन से समाजशास्त्री ने दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों पर धर्म और समाज का अध्ययन किया है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका जीएस घुरिये, सेकंड ऑप्शन के एम कपाड़िया, थर्ड ऑप्शन एम एन श्रीनिवास, फोर्थ ऑप्शन है आंद्रे बेतई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एम एन श्रीनिवास ने किया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एम एन श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द ऑथर ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी? तो पॉजिटिव फिलोसफी के लेखक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, सेकंड ऑप्शन इमाइल डर्कहाइम, थर्ड ऑप्शन ऑगस्ट काम्ट, फोर्थ ऑप्शन मैक्स वेबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑगस्ट काम्ट। पॉजिटिव फिलोसफी के लेखक कौन है? ऑगस्ट काम्ट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक टाइटल्ड कोर्स डी पॉजिटिव फिलोसफी? ये वही बुक है जो अभी आपसे पूछा गया था। इसके इस शीर्षक से कोर्स डी पॉजिटिव फिलोसफी शीर्षक से पुस्तक किसने लिखा है, यही आपसे पूछा गया है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इमाइल डर्कहाइम, सेकंड ऑप्शन सेंट साइमन, थर्ड ऑप्शन ऑगस्ट काम्ट और फोर्थ ऑप्शन है जॉर्ज सिमल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑगस्ट काम्ट। तो ये जो बुक है आपका पॉजिटिव फिलोसफी, यही बुक है आपका कोर्स डी पॉजिटिव फिलोसफी। ये फ्रांस के थे ना, तो फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक वुमेन इन मॉडर्न इंडिया? तो वुमेन इन मॉडर्न इंडिया ये बुक किसने लिखा है, यही आपसे पूछा गया। आपका फर्स्ट ऑप्शन है प्रमिला कपूर, सेकंड ऑप्शन है प्रतिमा अस्थाना, थर्ड ऑप्शन नीरा देसाई और फोर्थ ऑप्शन किरण देवेंद्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वुमेन इन मॉडर्न इंडिया ये बुक लिखा गया नीरा देसाई के द्वारा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नीरा देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज रिटन द बुक सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन? तो किसने ये बुक लिखा है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन?
किसने लिखा है? फर्स्ट ऑप्शन आपका पार्सन्स है, सेकंड C.W. मिल्स है, थर्ड है R.K. मर्टन, फोर्थ है K. डेविस। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी C.W. मिल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से अन्य पिछड़े वर्ग के निर्धारण का सही मापदंड कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन, सेकंड ऑप्शन शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ापन, और थर्ड ऑप्शन है सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन, और फोर्थ ऑप्शन है आर्थिक और सांस्कृतिक पिछड़ापन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान के प्रावधानों के अनुसार इनमें से कौन सा आपका अन्य पिछड़े वर्ग के निर्धारण का सही मापदंड है? कौन सा है? शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ापन है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किन धाराओं, तो धाराओं नहीं पढ़ा जाता, अनुच्छेद पढ़ा जाता संविधान में, और धाराओं के अंतर्गत अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान किया जाता है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को आरक्षण प्रदान किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका 21 एंड 22, सेकंड ऑप्शन 15 क्लॉज 4 एंड 16 क्लॉज 4, थर्ड ऑप्शन 38 क्लॉज 1 एंड 39 क्लॉज 2, और फोर्थ ऑप्शन है 40 एंड 44। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप देखिए आर्टिकल 21 में क्या दिया गया है? राइट टू लाइफ दिया गया है। लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के लिए प्रोटेक्शन आपका कहाँ दिया गया? 21 में दिया गया है। और सर्टेन केसेस में अरेस्ट एंड डिटेंशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन कहाँ दिया गया? 22 में दिया गया है। और 15 आपका किसकी बात करता है? 15 में आपको दिया गया है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, RRCSP। ये आपको सीक्वेंस में याद करना है, सीक्वेंस में पूछा जाता है। और 16 में आपका क्या दिया गया? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी कहाँ दिया गया है? 16 में दिया गया है। और 38 आपकी वेलफेयर स्टेट की बात करता है। और 39 में क्या दिया गया है? 39 में आपका जो सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी है ये आपको स्टेट द्वारा फॉलो किया जाना 39 में दिया गया है। 40 में क्या है? 40 में सबको पता होगा, 40 में आपका क्या दिया गया है? जो विलेज पंचायत है उनके ऑर्गेनाइजेशन की बात 40 करता है। और 44 में क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, किसके लिए? सिटीजन के लिए। आपका 44 में दिया गया है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या होगा? रिजर्वेशन की बात कौन सा आर्टिकल करता है? आपका 15 क्लॉज 4 एंड 16 क्लॉज 4 करता है। जो इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन की बात है वो 15 में आपको देखने को मिलता है। और अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो रिजर्वेशन जो एम्प्लॉयमेंट में दिया जाता है ये आपका 16 में देखने को मिलता है। यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 15 क्लॉज 4 एंड 16 क्लॉज 4। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 15 क्लॉज 4 एंड 16 क्लॉज 4, इसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों जनजातियों को आरक्षण प्रदान किया जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं बट निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को मिटाने के लिए इसे अपराध बताया गया है? ये क्वेश्चन न जाने कितने बार पूछा गया है कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 में आपको बताया गया प्रोहिबिशन है डिस्क्रिमिनेशन किसके ग्राउंड पर? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर। तो 15 हमारा नहीं होगा। 26 में आपका क्या दिया गया? 26 में आपका फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर है। जो रिलीजियस अफेयर है उसको मैनेज करने का फ्रीडम आपका 26 में दिया गया है। 16 भी आपको बताया गया कि इक्वालिटी देता है अपॉर्चुनिटी किसमें? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। और आपका अनुच्छेद 17 क्या है? अनुच्छेद 17 है आपका अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। तो संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को मिटाने के लिए इसे अपराध बताया गया? अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा तथा आर्थिक हितों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका आर्टिकल 43, सेकंड ऑप्शन आर्टिकल 44, और थर्ड ऑप्शन आर्टिकल 45, फोर्थ ऑप्शन है आर्टिकल 46। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले देखिए 43 में क्या दिया गया? 43 में आपका लिविंग वेजेस दिया गया वर्कर्स के लिए, तो ये तो आपका होगा नहीं। 44 में आपको बताया गया यूनिफॉर्म सिविल कोड दिया गया है, ये भी नहीं होगा। 45 में आपका दिया गया प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर
चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर, यहाँ पर याद रखना है आपका 6 ईयर एज दिया गया बिलो 6 ईयर। 45 में तो ये भी आपका नहीं होगा। और 46 में आपका दिया गया प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 46। तो 46 में आपका जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है या फिर अन्य दुर्बल वर्ग है, इनके शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की रक्षा कहाँ पर दिया गया है? आर्टिकल 46 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक विशिष्ट जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में इंगित करता है? फर्स्ट ऑप्शन अनुच्छेद 342, सेकंड ऑप्शन अनुच्छेद 343 और थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 344 और फोर्थ ऑप्शन अनुच्छेद 345। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम सबसे पहले 342 की बात करते हैं। 342 में आपका क्या दिया गया है? शेड्यूल्ड ट्राइब दिया गया है, मीन्स अनुसूचित जनजातियां। और ये भी याद रख सकते हैं 341 में आपका क्या दिया गया? शेड्यूल कास्ट दिया गया है, अनुसूचित जातियां। और 343 में क्या दिया गया? आपका ऑफिशियल लैंग्वेज दिया गया है यूनियन का। और 344 में क्या दिया गया? कमीशन एंड कमिटी ऑफ पार्लियामेंट का ऑफिशियल लैंग्वेज 344 में है। वहीं 345 की बात करें, इस आर्टिकल में दिया गया आपका ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेजेस ऑफ अ स्टेट, ये आपका कहाँ दिया गया? 345 में। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा अनुच्छेद है जो जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में इंगित करता है? कौन सा है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 342। तो ध्यान में रखना है एससी आपका कहाँ दिया गया? 341 में। और एसटी कहाँ दिया गया? 342 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः लोकसभा में कितनी सीटें सुरक्षित होती हैं? तो यहाँ पूछा गया है एससी और एसटी के लिए लोकसभा में कितनी सीटें सुरक्षित हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन 79 और 40, सेकंड ऑप्शन है 82 और 42, थर्ड ऑप्शन 101 और 51 और फोर्थ ऑप्शन है 79 और 41। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुसूचित जातियों का लोकसभा में कितनी सीट है? 79। और वहीं पर आपसे अनुसूचित जनजातियों की बात करें तो 41 है। आपको ध्यान में रखना है एससी कितना है? 79 और एसटी कितना है? 41। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 79 और 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने निर्धनता के 3 कारण बताए हैं? व्यक्ति, संस्कृति और उप संस्कृति तथा सामाजिक संरचना। किसने बताया? फर्स्ट ऑप्शन है आपका डेविड इलेस, सेकंड ऑप्शन पी कोहेट और थर्ड है ऑप्शन आपका एस एम मिलर और फोर्थ ऑप्शन मार्टिन रेन। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो निर्धनता के जो 3 कारण बताए गए, व्यक्ति और संस्कृति एवं उपसंस्कृति और सामाजिक संरचना, ये आपका किसने बताया? डेविड इलेस ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेविड इलेस। तो ये जो निर्धनता के 3 कारण डेविड इलेस के द्वारा बताया गया, तीनों आपको याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी आपका बनाया जा सकता है कि डेविड इलेस ने इनमें से किसको नहीं दिया है? निर्धनता के 3 कारण में कौन सा कारण डेविड इलेस के द्वारा नहीं बताया गया? ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान में रखना, व्यक्ति, संस्कृति, उपसंस्कृति और सामाजिक संरचना, डेविड इलेस के द्वारा ये 3 कारण निर्धनता के लिए बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक असंतुलित शिशु लिंग अनुपात किस राज्य में दर्ज हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है हरियाणा, सेकंड ऑप्शन बिहार, थर्ड ऑप्शन पंजाब और फोर्थ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग सबसे अधिक असंतुलित शिशु लिंग अनुपात हरियाणा में दर्ज हुआ। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना भारत में कब हुई? फर्स्ट ऑप्शन 1951, सेकंड ऑप्शन 1937, थर्ड ऑप्शन 1934, फोर्थ ऑप्शन है 1950। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? योजना आयोग की स्थापना कब किया गया? 1950 में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1950। और अब योजना आयोग को रिप्लेस किसने कर दिया? नीति आयोग ने कर दिया है। और अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा नीति आयोग वाला, इस पर आप ध्यान रखिएगा। योजना आयोग तो पूछा ही जाएगा, तो नीति आयोग से भी क्वेश्चन आएगा। आपको ध्यान रखना, नीति आयोग का स्थापना कब किया गया था? 1 जनवरी 2015। ये आपको याद रखना है। और ये टेबल आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बना है। सबसे पहले हम बात करेंगे
फर्स्ट 5 ईयर प्लान का। तो इसका पीरियड क्या रहा 1951 से 56 और इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहा ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो आपको एग्रीकल्चर याद रखना है। सेकंड 5 ईयर प्लान की बात करें इसका पीरियड क्या है 1956 से 61 है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और थर्ड 5 ईयर प्लान का पीरियड क्या है 1961 से 66 और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड, सेल्फ सफिशिएंसी इन इकोनॉमी। और फोर्थ 5 ईयर प्लान की बात करें तो इसका पीरियड क्या है 1969 से 74 और इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहा है सेल्फ रिलायंस एंड सस्टेन्ड ग्रोथ। वही बात करते हैं फिफ्थ 5 ईयर प्लान की और इसका टाइम पीरियड रहा है 1974 से 79 और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहा है रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटाओ का नारा भी आपका फिफ्थ 5 ईयर प्लान में दिया गया था। ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ सिक्स्थ 5 ईयर प्लान। ये इसका टाइम पीरियड क्या रहा है 1980 से 85 और इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहा है इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। और सेवेंथ 5 ईयर प्लान की बात करें इसका टाइम पीरियड है 1985 से 90 और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है मॉडर्नाइजेशन एंड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। और एट्थ 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड क्या है 1992 से 97 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये ऑब्जेक्टिव रहा है एट्थ 5 ईयर प्लान का। और नाइन्थ 5 ईयर प्लान की बात करें 1997 से 2002 इसका टाइम पीरियड रहा है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहा है रूरल डेवलपमेंट एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। और टेंथ 5 ईयर प्लान की बात करें इसका टाइम पीरियड है 2002 से 7 इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ये इसका ऑब्जेक्टिव रहा है। और 11th 5 ईयर प्लान की बात करें तो इसका टाइम पीरियड है 2007 से 2012 और इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहा है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। और 12th 5 ईयर प्लान की बात करें तो इसका टाइम पीरियड क्या रहा है 2012 से 17 और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं जो 12th 5 ईयर प्लान है ये आपका इनकम्प्लीट ही रहा क्योंकि 2015 से आपका योजना आयोग का स्थान किसने ले लिया नीति आयोग ने ले लिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छठी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई। तो यहाँ आप देख सकते हैं छठी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई 1980 से 85। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1980। तो यहाँ पर अगर आपको याद होगा पूरा टाइम पीरियड तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, इसलिए आप याद कर लीजिए। बहुत लोग को तो याद भी होगा क्योंकि हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये टेबल आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में समन्वित जनजातीय विकास परियोजना ITDP आरंभ की गई। फर्स्ट ऑप्शन 1975 ईस्वी से, सेकंड ऑप्शन 1980 ईस्वी से, थर्ड ऑप्शन 1983 ईस्वी से और फोर्थ ऑप्शन 1987 ईस्वी से। आपका राइट आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं GIC एग्जाम 2009 में भी पूछा गया है और PGT एग्जाम 2013 में भी पूछा गया है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भारत में समन्वित जनजातीय विकास परियोजना का स्टार्टिंग कब से हुआ 1975। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1975 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन हीम के अनुसार प्रजातांत्रिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन एक है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, सेकंड ऑप्शन व्यक्ति और समाज का रूपांतरण, थर्ड ऑप्शन है शिक्षा का प्रसार, फोर्थ ऑप्शन गरीबी उन्मूलन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मैन हीम के अनुसार प्रजातांत्रिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति और समाज का रूपांतरण है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी व्यक्ति और समाज का रूपांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बालिका अपचारी की अधिकतम आयु सीमा क्या होती है। फर्स्ट ऑप्शन है 16 वर्ष, सेकंड ऑप्शन 18 वर्ष, थर्ड ऑप्शन 19 वर्ष और फोर्थ ऑप्शन 21 वर्ष। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक 4 वर्ष के लड़के ने अपने चचेरे भाई को चाकू घोंप दिया है, बालक की यह क्रिया कहलाएगी। फर्स्ट ऑप्शन अपराध, सेकंड ऑप्शन बाल अपराध, थर्ड ऑप्शन श्वेतवसना अपराध और फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान देना आपको लड़के की आयु क्या है 4 वर्ष। तो आपको ध्यान देना है जैसे आपका BNS हो गया और IPC हो गया। तो यहाँ पर आपको 2 सेक्शन देखने को मिलेगा। पहला सेक्शन 20 देखने को मिलेगा जहां होता है 20 आपका सेक्शन क्या है डोली इन कैपेक्स। डोली इन कैपेक्स मीन्स इनकेपेबल ऑफ डूइंग क्राइम। तो माना जाता है कि जो बच्चा है जो 7 साल से कम का है वो इनकेपेबल है क्राइम करने में, वो असक्षम है, वो क्राइम नहीं कर सकता, ऐसा आपका
सेक्शन 20 मानता है और यही सेक्शन आपका आईपीसी में कहाँ दिया गया था? आईपीसी में आपका 82 में दिया गया था। तो आपको ध्यान में रखना, जो बालक है बिलो 7 ईयर वो फुल्ली एग्जिम्प्टेड है, उसे बिल्कुल छूट दे दिया गया, एब्सोल्यूट इम्यूनिटी दिया गया है आपका सेक्शन 20 में। वहीं पर दूसरी तरफ बात करते हैं, एक सेक्शन आपको 21 देखने को मिलेगा, जो कि आईपीसी में आपको 83 में देखने को मिलता था। तो 21 में आपका क्या दिया गया, जो बच्चे का एज है 7 टू 12 ईयर्स दिया गया, इसमें इसकी इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है। अगर 7 से 12 साल का बच्चा है, उसने सफिशिएंट मैच्योरिटी अटेन नहीं किया है तो उसे डिफेंस मिल जाएगा, बट उसने सफिशिएंट जो अटेन्ड मैच्योरिटी है प्राप्त कर लिया, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस जानता है, तब उसे डिफेंस नहीं मिलेगा अगर वो किसी को चाकू घोंप दे या उसकी मृत्यु हो जाए तो आपको ध्यान में रखना है, ये जो आपका सेक्शन है 20 ये डोली इन कैपेक्स की बात करता है, 21 डोली कैपेक्स की बात करता है। तो ध्यान रखना है आपको। और एक केस भी था हीरालाल मलिक का, हीरालाल मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस था, 1977 का केस था। इस केस में आपका सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, अ चाइल्ड बिलो 7 ईयर्स ऑफ एज इज कंप्लीटली फ्री ऑफ एनी क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी 7 साल से कम एज का जो बच्चा है उसके ऊपर नहीं लगता। ये आपका हीरालाल मलिक के केस में हेल्ड किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और यहाँ बच्चे की एज क्या है, 4 वर्ष। तो बच्चे ने कौन सा अपराध किया है, बच्चे ने यहाँ पर कोई भी अपराध नहीं किया है। यहाँ उसका कोई जो क्रिया है, इसका 4 वर्ष के लड़के ने एक चचेरे भाई को चाकू घोंप दिया है, ये बालक की कौन सी क्रिया कहलाएगा, ना ही अपराध कहलाएगा, ना ही बाल अपराध कहलाएगा और ना ही श्वेत वसन अपराध। क्या कहलाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बच्चा क्या है 4 साल का है, 7 साल से कम का है। तो ध्यान में रखना है आपको। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक प्रभु जाति की विशेषता नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन आर्थिक प्रभुत्व, सेकंड ऑप्शन सांस्कृतिक प्रभुत्व, थर्ड ऑप्शन उच्च सांस्कारिक परिस्थिति और फोर्थ ऑप्शन है अधिक अच्छी शैक्षिक परिस्थिति। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें से कौन एक प्रभु जाति की विशेषता नहीं है? तो सांस्कृतिक प्रभुत्व। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सांस्कृतिक प्रभुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी जाति की उस विशेषता का उल्लेख कीजिए जिसे एम.एन. श्रीनिवास ने नहीं बताया। फर्स्ट ऑप्शन है जनसंख्या शक्ति, सेकेंड ऑप्शन आर्थिक प्रभाव, थर्ड ऑप्शन राजनीतिक शक्ति और फोर्थ ऑप्शन श्वेत वस्त्र व्यवसाय। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो श्रीनिवास ने प्रभावी जाति की विशेषता में जनसंख्या शक्ति को भी बताया, आर्थिक प्रभाव को भी और राजनीतिक शक्ति को भी। तो किसको नहीं बताया? श्वेत वस्त्र व्यवसाय को। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, श्वेत वस्त्र व्यवसाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी? फर्स्ट ऑप्शन है आर के मर्टन, सेकंड ऑप्शन एम.एन. श्रीनिवास, थर्ड ऑप्शन जी.एस. घुरिये, फोर्थ ऑप्शन है मैक्स वेबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रभु जाति की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास ने दिया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम.एन. श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्रभु जाति की अवधारणा की आलोचना को अपने लेखन में प्रस्तुत किया? फर्स्ट ऑप्शन है आपका सुरजीत सिन्हा, सेकंड ऑप्शन एस.सी. दुबे, थर्ड ऑप्शन आर के राय बर्मन, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एस.सी. दुबे जो है प्रभु जाति की अवधारणा की आलोचना को अपने लेखन में प्रस्तुत किया है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एस.सी. दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज के अध्ययन में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का किसने प्रयोग किया है? फर्स्ट ऑप्शन ए आर देसाई, सेकेंड ऑप्शन रामकृष्ण मुखर्जी, थर्ड ऑप्शन एस.सी. दुबे, फोर्थ ऑप्शन डी.पी. मुखर्जी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एस.सी. दुबे ने भारतीय समाज के अध्ययन में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस.सी. दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नांकित में से कौन सामुदायिक विघटन की श्रेणी में सम्मिलित नहीं होता है? फर्स्ट ऑप्शन तलाक, सेकेंड ऑप्शन निर्धनता, थर्ड ऑप्शन बेरोजगारी, फोर्थ ऑप्शन है भ्रष्टाचार। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन सा इसमें सामुदायिक विघटन के कैटेगरी में नहीं आएगा? तलाक नहीं आएगा, जबकि आपका निर्धनता, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार आएगा। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, तलाक। तो तलाक कहीं ना कहीं विघटन का कारण नहीं, क्योंकि शादी में इतना विघटन हो गया रहता है जिसकी वजह से तलाक होता है। तो अगर स्पाउस एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे तो उन्हें चाहिए तलाक के माध्यम से अलग हो जाएं, ना कि एक दूसरे को मारने काटने के बजाय। क्योंकि जिस तरह न्यूज आए दिन आती रहती है उसके बेसिस पर, जैसे शादी पहले जन्म जन्मांतर का रिश्ता हुआ करता था, अब एक जन्म में निभ जाए वही बहुत है। चलिए देखिए पहले नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह किसका मत है कि विचलन को केवल एक ऐसा व्यवहार कह के टाला नहीं जा सकता है जो कि समाज की स्थिरता में व्यवधान उत्पन्न करता है, वरन विचलन स्वयं भी नियंत्रित मात्रा में स्थिरता कायम रखने की एक महत्वपूर्ण दशा हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है मर्टन, सेकंड ऑप्शन इरिक्शन, थर्ड ऑप्शन पार्सन्स और फोर्थ ऑप्शन है माउरर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसका मत है ये? इरिक्शन का मत है। तो इरिक्शन का मत है कि विचलन को केवल एक ऐसा व्यवहार कह के टाला नहीं जा सकता जो कि समाज की स्थिरता में व्यवधान उत्पन्न करता है, वरन विचलन स्वयं भी नियंत्रित मात्रा में स्थिरता कायम रखने की एक महत्वपूर्ण दशा हो सकता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इरिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अनुकूलन और विचलन को एक ही पैमाने के दो छोर के रूप में किसने माना है? फर्स्ट ऑप्शन डर्कहाइम, सेकंड ऑप्शन मर्टन, थर्ड ऑप्शन पार्सन्स और फोर्थ ऑप्शन बैलस्टीन। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुकूलन और विचलन को एक ही पैमाने के दो छोर के रूप में मर्टन ने माना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति द्वारा सामूहिक जीवन से अलग थलग होकर आत्महत्या करना कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है अहमवादी, सेकंड ऑप्शन परार्थवादी, थर्ड ऑप्शन विसंगतिपूर्ण, फोर्थ ऑप्शन है व्यवहारिक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विसंगतिपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डॉक्टर अपने कंपाउंडर की हत्या कर देता है, उसका यह कृत्य कहलाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है श्वेत अपराध, सेकेंड ऑप्शन है अपराध, थर्ड ऑप्शन पाप, फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अब डॉक्टर ने अपने कंपाउंडर की हत्या कर दिया तो यह उसका जो एक्ट है क्या कहलाएगा? अपराध कहलाएगा, क्राइम कहलाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अपराध। तो आपको पता है जो क्राइम होता है उसके एसेंशियल एलिमेंट में सबसे पहले क्या होना चाहिए? ह्यूमन बॉडी होना चाहिए, और फिर क्या होना चाहिए? मेंसरिया होना चाहिए, मीन्स जो व्यक्ति कर रहा है उसका गिल्टी माइंड होना चाहिए, उसका इंटेंशन होना चाहिए ऐसा, और एक्टस रियस होना चाहिए। एक्टस रियस मीन्स क्या हो गया? आपका गिल्टी एक्ट हो गया, वो काम भी उसी इंटेंशन से कर रहा है, और लास्ट में आपका क्या हो गया? इंजरी होना चाहिए पर्सन को। तो ये आपके 4 एसेंशियल है, ध्यान में रखना। क्या है? ह्यूमन बॉडी है, मेंस रिया है, एक्टस रियस है और इंजरी टू पर्सन है। तो ये 4 एसेंशियल है किसी भी क्राइम को क्राइम होने के लिए। इसमें से अगर कोई मिसिंग रहेगा तो वो आपका क्राइम नहीं कहलाएगा, आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपराध में विभेदक सहचर्य का सिद्धांत डिफरेंशियल एसोसिएशन थियरी का प्रतिपादन किया था। फर्स्ट ऑप्शन है टैफ्ट ने, सेकंड ऑप्शन है गिलिन एंड गिलिन ने, थर्ड ऑप्शन लोम्ब्रोसो ने, फोर्थ ऑप्शन सदरलैंड ने। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सदरलैंड ने। तो ये जो है विभेदक सहचर्य का सिद्धांत डिफरेंशियल एसोसिएशन थियरी, अपराध शास्त्र में इसको प्रोपाउंड किसने किया? सदरलैंड ने। व्हाइट कॉलर क्राइम के लिए बहुत जाने जाते हैं, इसके फादर कहे जाते हैं आपके सदरलैंड। अभी तक आपने देखा प्रभु जाति, शोध प्रविधि, नातेदारी संगठन, पुस्तकें एवं लेखक, संवैधानिक विधान, सामाजिक विघटन, सामाजिक समस्याएं, जनसंख्या की समस्या, समाज कल्याण कार्यक्रम, अपराध एवं बाल अपराध, व्यक्तिक एवं पारिवारिक विघटन, अपराध के कारण एवं सुधार के उपाय, ग्रामीण शक्ति संरचना एवं उभरता नेतृत्व, श्वेत वसन अपराध, कारण एवं सुधार के उपाय। तो इससे रिलेटेड जो भी PYQs आपके थे आपने अभी सॉल्व किया, जो भी आपके GIC में पूछा गया था। तो अगर आप चाहें तो इसे आप वहां से देख सकते हैं, वहां पर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाया गया है घटना चक्र के प्लेलिस्ट में। आप वहां से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या फिर जो भी आपके टॉपिक यहाँ पर रह गए वो भी आपको सेशन में प्रोवाइड कर दिया जाए अलग से एक वीडियो बनाकर। जैसा आपको उचित लगे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप घटना चक्र देख लेते तो वो आपके लिए सही रहेगा। वहां आप एक साथ ही PGT के क्वेश्चंस हो गए और GIC का हो गया, या फिर RPSC लेक्चरर एग्जामिनेशन के हो गए, तो ये सभी क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर लेंगे। वहां आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ बताया गया है। कभी कभार बच्चों ने कहा इतना ज्यादा एक्सप्लेन मत करिए, तब भी आपको किया गया क्योंकि आपको डिट्टो वो बुक पढ़ाया गया था, तो कंप्लीट वो बुक पढ़ाया गया, आप वहां से देख सकते हैं। जैसा भी आपको सही लगेगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ऐसा ही वीडियो फिर से चाहिए, या फिर अब हम लोग TRE का, आपको पता है TRE 4.0 का नोटिफिकेशन आ गया। नोटिफिकेशन क्या आ गया? आपका शेड्यूल्ड हो गया, एग्जाम डेट सितंबर में है। तो इससे पहले हम आपका जो 3 पेपर है TRE BPSC TRE 1.0 से
3.0 इस पर भी वीडियो लाया जाए। तो आपको बताना है इस पर अब काम किया जाए या फिर जो आपके टॉपिक रह गए हैं जीआईसी वाले उसे एक जगह फिर से कंपाइल करके क्या फिर से सेशन ही लिया जा रहा है। आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं बताया जा रहा क्योंकि डिटेल में आपको पहले ही पढ़ा दिया गया है। तो यूट्यूब की खासियत ही यही है, जब तक आपके साथ रहेगा तब तक वो लेक्चर रहेगा। तो मुझे नहीं लगता ये फ्रूटफुल होगा दोबारा बार-बार क्लासेस लेना और सेम टॉपिक पर, क्योंकि ऐसे ही आपको पता है कि टाइम का कितना शॉर्टेज है। उसके बेसिस पर आपका जो नया-नया चीज़ें हैं उस पर काम किया जाए। तो आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में टीआरई 1.0 से 3.0 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएँ या फिर आपका जीआईसी में जो टॉपिक रह गए इन टॉपिक के अलावे, क्योंकि इतना टॉपिक तो आज हमने कवर कर लिया है आपका, वो कंटिन्यू किया जाए। तो जैसा भी होगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और आपको सेशन यूज़फुल लगता है तो सेशन को क्या करना है, शेयर करना है जिससे दूसरे बच्चों को भी इससे बेनिफिट मिले। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ही कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सेशन देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं किए हैं। और अगर वीडियो में व्यूज आता है तो मुझको भी अच्छा लगता है। और चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी न्यू सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।